जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और एमडी कैट प्रेपरेशंस में आज हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एयर पैसेजवे। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एयर पैसेजवे। और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, द सेकंड पार्ट इज नोन एज लंग्स। ठीक है, यहाँ हम इसके लिए एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एयर पैसेजवे और सेकंड जो हमारे पास पार्ट है डेट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या जिसे हम लंग्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एयर पैसेजवे की अगर हम बात करते हैं तो एयर पैसेजवे में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो एयर पैसेजवे में स्टूडेंट्स हमारे पास फॉलोइंग पार्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एयर पैसेजवे में जो पार्ट्स हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं उसमें हमारे पास जो है सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाएगा नेजल कैविटी। अच्छा, नेजल कैविटी के साथ साथ जो है वो हम नोज का पोर्शन भी जो है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद बी पार्ट में जो है वो बी ऑप्शन पर हमारे पास आ जाएगा फेरेंक्स। ठीक है, थ्रोट वाले रीजन में हम फेरेंक्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद सी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा लैरिंक्स। देन हमारे पास ट्रेकिया है, ब्रोंकस हैं, ठीक है, प्लूरल जो है वो ब्रोंकाई होगी। देन ब्रोंक्यूल्स हैं। देन हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास आ जाएंगी एल्वियोलर डक्ट्स, और उन एल्वियोलर डक्ट्स के एंड पर जो है वो फिर हमारे पास होंगे एल्वियोलर सैक्स, और एल्वियोलर सैक्स के अंदर क्या मौजूद होंगे, एल्वियोलाई। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट वो तमाम पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिनको हम मिलाकर क्या नाम देते हैं, एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे का मतलब है कि इन तमाम पार्ट्स के जरिए जो एयर है वो एंटर होगी, इन तमाम पार्ट्स के जरिए एयर जो है वो एंटर होगी लंग्स में। और इन्हीं पार्ट्स के जरिए जो है, ठीक है, एयर एंटर भी होगी लंग्स में, और इन्हीं तमाम पार्ट्स के जरिए एयर जो है वो लंग्स से बाहर भी जाएगी। ठीक है, तो बारी बारी हम इन तमाम पार्ट्स को और इनके फंक्शंस को जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो ऊपर वाले ये जो तीन पार्ट्स हैं, जिसमें नेजल कैविटी है, थ्रोट है और फेरेंक्स वाला रीजन आ जाता है, और ये जो लैरिंक्स है स्टूडेंट, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और बाकी लोअर जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं एयर पैसेजवे के, डैट विल बी नोन एज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको हम नाम दे देंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलें हम वन बाय वन जो है वो इन तमाम जो पार्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं नोज से। ठीक है, सबसे जो पहला पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है जी हमारे पास नोज। और साथ ही इससे रिलेटेड जो हमारे पास नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, उनको भी हम साथ में ही जो है वो स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ नेजल कैविटी, क्योंकि ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ ही जो है वो मौजूद होते हैं, तो इन तीनों को हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे, नोज, नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इनके फंक्शंस को भी जो है वो स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोज वाले पोर्शन से। तो जी बात करें अगर हम नोज की, तो नोज जो है, ठीक है, नोज की अगर हम बात करते हैं तो नोज जो है ये क्या है, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है। बाहर से अगर हम देखें
तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है, हमें सिर्फ नोज जो है वो नजर आ रहा होता है। तो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है, ये बाहर की तरफ जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब ये बना किससे होता है, तो ये जी बना होता है मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ बोन। ठीक है, ये बोन से जो है वो बना होता है। अच्छा, बोन कौन सी होती है ये भी पूछा जा सकता है, तो वो हमारे पास होती है एथमाइड बोन। ठीक है, किससे, कौन सी बोन होती है, एथमाइड बोन। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसके साथ साथ जो है नोज के अंदर बोन के अलावा और क्या मौजूद होता है, तो साथ में कार्टिलेज जो है वो मौजूद होता है। और इसके साथ साथ कुछ फैटी टिश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, या फैटी मसल्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नोज के बारे में। अच्छा अब इसी नोज के अंदर अगर हम देखते हैं, तो इसी नोज में बाहर वाली साइड पर, इसी नोज में बाहर वाली साइड पर जो है वो क्या मौजूद होती हैं, नोस्ट्रिल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल साइड पर जो है, बाहर वाली साइड पर ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, नोज की बाहर वाली साइड पर ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्टूडेंट, दे आर नोन एज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। और इनकी तादाद कितनी होती है स्टूडेंट, इनकी तादाद होती है, दे आर टू, टू इन नंबर्स। ठीक है, इनकी तादाद कितनी होती है, टू होती है। इसी तरह अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट नोज की इनर साइड पर जब हम जाते हैं, तो नोस्ट्रिल्स बाहर वाली साइड पर भी होती हैं, और अंदर वाली साइड पर भी जो है वो ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। उनको हम स्टूडेंट नाम देते हैं, दे आर नोन एज इंटरनल नोस्ट्रिल्स। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी होती हैं, जो जो कि हमें बाहर की तरफ नजर आ रही होती हैं नोज में। अंदर की तरफ भी जो है वो ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। और ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स होती हैं, ये फिर आगे एंटर होती हैं किसके अंदर, या आगे ये इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन किसके अंदर हो रही होती हैं, ये आगे चल के सेकंड पार्ट के अंदर ओपन हो रही होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं फेरेंक्स। ठीक है। अच्छा, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा स्टूडेंट, अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डायग्राम अगर आप यहाँ पे देखें, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे करके चले मैं कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर करके जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पर होती हैं जी हमारे पास एक्सटर्नल, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती हैं हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है, अब ये वाला जो बाहर उभरा हुआ जो पोर्शन हमें नजर आएगा, ये है नोज। ठीक है, तो उस नोज में यहाँ पर ओपनिंग होंगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जिनको हम देंगे। फिर आगे अंदर नोज के अंदर अगर हम आएंगे, तो यहाँ पे नेजल कैविटी होगी, जो कि अल्टीमेटली चैम्बर्स में डिवाइड होगी, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चैम्बर्स के साथ साथ जो है ना, ये देखें, ये दरमियान में जो है एक स्ट्रक्चर होगा, इसको कहते हैं नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम की वजह से नेजल कैविटी दो चैम्बर्स में डिवाइड हुई। फिर आप देखें यहाँ पर ये दो ओपनिंग्स हैं, एक ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग्स हैं, ये हैं स्टूडेंट हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स। और अगर आप गौर करें, तो ये इंटरनल नोस्ट्रिल आगे जो है वो किसके अंदर ओपन हो रही हैं, तो ये हमारे पास पोर्शन है, डेट इज कॉल्ड फेरंक्स। ठीक है, तो नोज की आउटर साइड पर भी नोस्ट्रिल्स होंगी, और इनर साइड पे, नोज की बैक साइड पे भी नोस्ट्रिल्स होंगी। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी और इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी जो हैं, दोनों बोथ जो हैं, बोथ आर टू इन नंबर्स, दोनों ही टू इन नंबर्स जो हैं वो मौजूद होंगी। अब जरा स्टूडेंट हम ना थोड़ा सा आ जाते हैं नेजल कैविटी की तरफ। नेजल कैविटी की अगर हम बात करते हैं, तो नोज के अंदर जो खाली जगह होती है, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, नोज के अंदर जो खाली जगह होती है, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। अच्छा, अब ये जो नेजल कैविटी होती है, ये डिवाइड होती है इनटू, ये जो नेजल कैविटी होती है, ये डिवाइड होती है इनटू नेजल चैम्बर्स। ठीक है, ये किस में डिवाइड होती है, नेजल चैम्बर्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती है, नेजल चैम्बर्स में।
और ये डिवाइड किसकी वजह से होती है, बाय नेजल सेप्टम, दरमियान में नेजल सेप्टम होता है। तो नेजल सेप्टम की वजह से, ये जो ऊपर मैंने लाइन सी बनाई थी नेजल कैविटी के सेंटर में, तो नेजल कैविटी की वजह से जो नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम की वजह से जो नेजल कैविटी है ये डिवाइड हो जाती है इनटू नेजल चैम्बर्स। ठीक है। अच्छा, जिनके लिए हम वेस्टिब्यूल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज वेस्टिब्यूल्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के डायग्राम के अंदर ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया है नेजल सेप्टम, जिसकी वजह से आप देखें एक चैम्बर ये बन गया है और एक चैम्बर जो है वो हमारे पास ये बन गया है। तो दीज आर नोन एज नेजल चैम्बर्स, यहाँ इनको हम क्या नाम देंगे, वेस्टिब्यूल। और यही दोनों नेजल चैम्बर्स मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे जी नेजल कैविटी बना देंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, चैम्बर तो हो गए नेजल, हमने कहा कि जी नेजल कैविटी नेजल चैम्बर्स में डिवाइड होगी, इसके अंदर होगा क्या क्या। तो नेजल कैविटी के अंदर जो है इट कंटेन हेयर्स। ठीक है। आप देखते हैं नाक के अंदर जो है वो छोटे छोटे बाल जो है वो मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो है इट इज लाइंड विद, नेजल कैविटी जो है, ये जो चैम्बर्स हैं इसकी दीवारें जो हैं वो कवर्ड होंगी बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। और म्यूकस का एक काम होता है एयर के जरिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से बॉडी में एंटर होते हैं, जो फर्स्ट डिफेंस लाइन का काम करेंगे, उसको ट्रैप करना है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मौजूद होंगे, सीलिया जो है वो मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट ये पोर्शन जो है ना ये आपने लाजमी याद रखना है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर जो है वो कर रहा हूँ कि जी नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। इसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और तीसरे नंबर पर क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। अब इसकी वजह से इन सब की वजह से जो है वो नेजल कैविटी क्या रोल प्ले कर पाती है, इट प्ले रोल इन, एक तो डिफेंस का काम करेगी। ठीक है, म्यूकस की वजह से, इन डिफेंस मैकेनिज्म, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजिन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, अगेंस्ट पैथोजिन्स। ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेंस बाय म्यूकस। तो इसमें जो म्यूकस होगा वो मेन रोल प्ले करेगा माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने में। दूसरा क्या होगा, दूसरा फंक्शन क्या होगा, वो होगा जी डेट इज एयर फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेजल कैविटी का दूसरा काम क्या होगा कि जैसे ही बाहर से एयर एंटर होगी तो उस एयर को क्या करना होगा, फिल्टर भी करना होगा। इसके साथ साथ वो जो एयर होगी उसका जो टेम्परेचर होगा, उसके टेम्परेचर को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, टेम्परेचर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर एडजस्टेड टू बॉडी टेम्परेचर। वो मतलब वो जो एयर बाहर से आ रही होगी उस एयर का टेम्परेचर लगभग बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो डिफेंस में रोल प्ले होगा, इसके साथ साथ एयर फिल्ट्रेशन में रोल प्ले होगा, और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर होगा उसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो ये नोज प्लस नोस्ट्रिल्स प्लस नेजल कैविटी के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, बगैर टाइम जाया किए हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है जी फेरेंक्स। आपको याद है हमने कहा था कि जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं वो आगे किस में ओपन होंगी, वो आगे चल के ओपन होंगी फेरेंक्स के अंदर। अच्छा, फेरेंक्स जो है ना बेसिकली ये क्या होता है, ये एक मस्कुलर पैसेज होता है। फेरेंक्स जो है ये क्या है, ये एक मस्कुलर पैसेज होता है, या आप कह लें एक मस्कुलर पाथवे होता है फॉर बोथ एयर। इसके जरिए एयर, यहां से एयर भी जो है वो गुजरती है, और यहीं से फूड भी जो है वो गुजरती है। तो ये एक मस्कुलर जो है वो पाथवे है, बोथ एयर के लिए और फूड के लिए। ठीक है। अच्छा, शेप की अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये कोन शेप होता है। ठीक है, ये कोन की तरह होता है, इट इज कोन शेप होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो थ्री सेक्शंस होते हैं, हम इसको
तीन हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। अब जरा उन थ्री सेक्शंस की तरफ स्टूडेंट जरा आ जाए। तो ये हमारे पास वो थ्री सेक्शंस हैं। इसमें हमारे पास नंबर वन है नेजोफेरेंक्स है, नंबर टू जो है वो एरोफेरेंक ओरोफेरेंक्स है, और नंबर थ्री जो है वो हमारे पास है लेरेंजोफेरेंक्स है। ठीक है। तो ये हमारे पास फेरेंक्स के जो है वो तीन पार्ट्स हैं। अच्छा, फेरेंक्स के लिए हमने ऊपर भी कहा कि फेरेंक्स के लिए हम थ्रोट की टर्म भी जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, गले वाला जो हिस्सा है, थ्रोट की टर्म भी जो है वो यूज करते हैं। तो ये चूंकि यहाँ से एयर गुजरती है तो इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ से फूड गुजरती है, इसका मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है। तो ये दोनों का ही जो है वो पार्ट है। अच्छा, फेरेंक्स के बाद स्टूडेंट अगर आप देखें तो फेरेंक्स के बाद जो है डायग्राम के अंदर, फेरेंक्स के बाद जो अगला पोर्शन है हमारे पास सी पर या थ्री नंबर पर, वो हमारे पास क्या आ जाता है, लेरेंक्स आ जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं स्टूडेंट हम लेरंग्स की तरफ। अच्छा, अब लेरंग्स की अगर हम बात करें तो इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो एयर के टकराने पर वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जी फेरंग्स के बाद यहीं से स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फेरंग्स जो है ये आगे किसके साथ कनेक्टेड होगा, फेरंग्स से आगे स्टार्ट हो जाएगा जी ये लैरंग्स वाला पोर्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें, तो ये जो लैरेंक्स है या जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। मतलब ये किससे बना होता है, कार्टिलेज से जो है वो बना होता है। ठीक है, यहीं पर चले हम लिख देते हैं मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इसको हम कार्टिलेजिनस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये किससे बना होता है, कार्टिलेज से जो है वो बना होता है। और कहां पर होता है स्टूडेंट, आप देखिए लैरिंक्स का जो अगला पोर्शन है ना वो है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बिल्कुल शुरू में मौजूद होता है, प्रेजेंट अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पे मौजूद होता है, ट्रैकिया के ऊपर वाले सिरे पर जो है वो मौजूद होता है। अपर एंड ऑफ ट्रैकिया जो है ये मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लैरंग्स होता है ना स्टूडेंट, इसकी जो ओपनिंग होती है ये ऊपर से ओपन होता है। तो लैरंग्स की जो ओपनिंग होती है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पहला पॉइंट हो जाएगा लैरंग्स का, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद ये ट्रैकिया के ऊपर वाले सिरे पर मौजूद होता है। तीसरा आपने याद रखना है कि इसका जो ओपन एंड होता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो ओपन होता है, ओपन एंड इज कॉल्ड ग्लोटिस। इसके ऊपर वाले सिरे को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। और ये जो ग्लोटिस होता है इसको फिर कवर कौन करता है, इट इज कवर्ड बाय अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। इसको ऊपर से एक और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है वो कवर किए होता है। इस कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, डैट इज नोन एज एपीग्लोटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, जाहिर सी बात है ग्लोटिस के ऊपर होता है। तो इसके ऊपर ही जो है ना ऐसे इस तरह करके एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एपीग्लोटिस। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम की तरफ आए ना, ऊपर दोबारा हम डायग्राम की तरफ आए, तो ये देखें ये लैरंग्स है। ठीक है, अब ये लैरंग्स की ये जो ओपनिंग है इसको हम कह रहे हैं ग्लोटिस। और अगर आप गौर करें तो इस ग्लोटिस के ऊपर ये जो एक ढक्कन सा नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम स्टूडेंट कह देते हैं, डैट इज कॉल्ड एपीग्लोटिस। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एपीग्लोटिस। तो ग्लोटिस लैरंग्स के अंदर जो है वो लैरंग्स की जो ओपनिंग है उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लोटिस का नाम देंगे। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो इसको कवर करने का काम करेगा, डेट इज कॉल्ड एपीग्लोटिस। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो लैरंग्स होता है इट इज आल्सो लाइंड विद, ठीक है, ये भी कवर्ड होता है किससे, लाइंड होता है विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी क्या मौजूद होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। याद रखिएगा ये म्यूकस मेम्ब्रेन लगभग आपको तमाम पार्ट्स के अंदर ही देखने को जो है वो मिलेगी। इट इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्लैप जो है ये ढक्कन को कहते हैं, आप लिड की टर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है एपिग्लोटिस, ये भी कार्टिलेज हमने पढ़ लिया।
और ये जो एपिग्लोटिस की जो मूवमेंट होती है ना, इट इज मस्कुलरली कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय मसल्स। ये एपिग्लोटिस जो है कब ग्लोटिस को बंद करेगा, कब नहीं करेगा, तो इसको कंट्रोल किसकी मदद से किया जाएगा? मसल्स की मदद से जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा कि जो ग्लोटिस है, ठीक है, ग्लोटिस के अंदर, ये जो ग्लोटिस है, इस ग्लोटिस के अंदर, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्लोटिस के अंदर, ये जो ग्लोटिस वाला पोर्शन होगा, इसके अंदर क्या होता है जी, दो जो हैं वो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, टू फाइब्रस बैंड्स। ठीक है, फाइब्रस काफी हार्ड होते हैं। फाइब्रस बैंड्स जो हैं, बैंड कहते हैं पट्टी नुमा स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो क्या होंगे? स्ट्रेच्ड होंगे, खिंचे हुए होंगे। ठीक है, स्ट्रेच्ड अक्रॉस। ठीक है, खिंचे हुए होंगे, कि जिनको हम कहेंगे जिनको हम कहेंगे वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे करके जो है लैरिंक्स के अंदर क्या होंगे? फाइब्रस बैंड्स होंगे। और याद रखिएगा, टू पेयर्स होंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, याद रखिएगा ये इसके साथ कनेक्टेड है। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो एयर के टकराने पर, ठीक है, एयर की वजह से क्या करते हैं? एयर के टकराने पर वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है? साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। इसीलिए हम लैरिंक्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, बर्ड्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंक्स नहीं कहते, बल्कि उसको कहते हैं सायरिंग्स। ये चीज भी यहाँ पर आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो लैरिंक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है वो है जी ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जो है उसको स्टडी करते हैं। लैरिंक्स के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास, वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है, ये इसको हम विंड पाइप यानी कि सांस की नाली भी जो है वो कहते हैं। ट्रेकिया और विंड पाइप, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी जो कुल लंबाई होती है ट्रैकिया की और विंड पाइप की, जो कुल लंबाई होती है वो होती है जी 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये एक एक चीज जो है वो आपने नोट करते जाना है। ठीक है, बाज बुक्स में जो है वो लिखा होता है 10 to 12 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और ये जो है ये चेस्ट के अंदर मौजूद होती है। ट्रैकिया जो है ये कहाँ पे होती है? चेस्ट के अंदर। आप एंड एट ट्रैकिया की अगर हम बात करें, तो ट्रैकिया जो है ये कहाँ तक फैला होता है? अप टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, तो हमारी चेस्ट के अंदर जो पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री होगी, ये वहां तक जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और वहां से जो है वो फिर आगे जो है वो फर्दर ये एक्सटेंड होता है, चेस्ट के अंदर एक्सटेंड होता है अप टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। दूसरा, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ट्रैकिया के अंदर जो है इट कंटेन्स 15 टू, इसके अंदर 15 to 22 सी शेप कार्टिलेज जो है वो मौजूद होते हैं। सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये आपको ये जो वाइट वाइट नजर आ रहे हैं ना, ये असल में क्या है? ये सी शेप कार्टिलेज है। क्योंकि सामने से देखने पर ना ये इस तरह करके नजर आते हैं, और ये पीछे की जानिब अगर जाएंगे तो ये पूरे रिंग की शक्ल में होंगे, तो इसको हम कहते हैं सी शेप कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। और कितनी तादाद होती है? लगभग 15 to 22 होती है। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ट्रैकिया को बंद होने से रोकते हैं, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, मतलब ट्रैकिया को बंद होने नहीं देते, क्योंकि अगर ट्रैकिया बंद हो जाएगा तो एयर का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, और अल्टीमेटली जो है डेथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्रैकिया आगे जब फर्दर आता है आगे, तो ट्रैकिया जो है ये टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये हैं हमारे पास ब्रोंकस, जिनकी, और चूंकि दो हैं तो प्लूरल टर्म जब हम यूज करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है,
ब्रोंकाई। और यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्रोंकाई की टर्म जो है वो यूज हुई है। ब्रोंकाई सिंगुलर होगा तो डेट इज ब्रोंकस, सिंगुलर जो होगी डेट इज ब्रोंकस। ठीक है। अब हमारे होगी हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकाई, और एक होगी हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकाई होगी, और एक हमारे पास होगी राइट ब्रोंकाई। ठीक है। सांस की नाली इनको हम सिंपली कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो है ये फर्दर जब डिवाइड होंगी, ठीक है, ये ब्रोंकाई याद देखें, ये ब्रोंकाई आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हो रही हैं। ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगी तो ये बना देंगी, हम इस कलर चेंज कर रहे हैं दोबारा से, ये जब डिवाइड होंगी तो ये आगे क्या बना देंगी, ब्रोंक्यूल्स बना देंगी। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनका जो डायामीटर होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। लेस देन, दे हैव डायामीटर लेस देन 1 मिलीमीटर। मतलब जै ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई बनेगी, ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड करेंगी, ठीक है, विच फर्दर डिवाइड, ये आगे मजीद डिवाइड करेंगी। और जैसे ही ये 1 मिलीमीटर से लेस डायामीटर इनका हो जाएगा तो इनको हम क्या नाम देना शुरू कर देंगे, ब्रोंक्यूल्स का नाम देना शुरू कर देंगे। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स में याद रखिएगा इनमें कार्टिलेज नहीं होता, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज होता है। ठीक है, इट आल्सो कंटेन कार्टिलेज, इसमें भी कार्टिलेज मौजूद होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस होता चला जाता है। और यूं ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज खत्म हो जाता है। ठीक है। तो फिर ये किससे बनी होती हैं, जब कार्टिलेज इनमें नहीं होता तो ये बनी होती हैं, दे कंटेन स्मूथ मसल्स। इनके अंदर कौन से मसल्स होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। किसके अंदर जी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, कंटेन सर्कुलर स्मूथ मसल्स। अच्छा, अब ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर डिवाइड होंगे और ये क्या बना देंगी, एयर सैक्स। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स फर्दर फर्दर ये डिवाइड होंगी, फर्दर सब डिवाइड होंगी, और सब डिवाइड होकर एंड मेड, और क्या बना देंगी जी, ये बना देंगी जी एयर सैक्स। ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, दे मेड एयर सैक। तो ट्रैकिया से, ट्रैकिया के डिवाइड होने से ब्रोंकाई बनेंगी, ब्रोंकाई के डिवाइड होने से ब्रोंक्यूल्स बनेंगी जिनका डायमीटर जो है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है। और जब ये फर्दर सब डिवाइड करेंगी तो इनके सब डिवाइड होने से क्या बनेंगे, बनेंगे जी एयर सैक्स। ठीक है। इनके डिवाइड होने से क्या बनेंगे, एयर सैक्स, या इनको हम एल्वियोलर सैक्स भी कह सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एयर सैक ये आपको नजर आ रहा है, एक एयर सैक आपको ये नजर आ रहा है, और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये क्या मौजूद है, ब्रोंक्यूल। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस डायग्राम में जो ब्रोंक्यूल है वो आगे डिवाइड होकर क्या कर रही है, वो बना रही है 3 एल्वियोलर सैक्स जिनको हम एयर सैक्स भी कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो एयर सैक्स हैं दीज आर नोन एज, इनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अक्सर पूछा जाता है। फंक्शनल यूनिट क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स मतलब लंग्स के अंदर जो चीज फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें एयर आ भी रही होती है और एयर फिर बाहर भी जा रही होती है, वो बेसिकली एयर सैक्स होते हैं। ठीक है। और ये बने किससे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्वियोलर सैक्स स्क्वेमस एपिथेलियम से जो है वो बने होते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि एयर सैक्स जो हैं इनके अंदर फिर क्या होते हैं, आप देखें ए एयर सैक के अंदर ये आप देखें छोटे छोटे आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको थैलीनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये असल में क्या है जी, डैट आर एल्वेओलाई। ठीक है। तो एयर सैक्स जो हैं इन कंटेन सेवरल, इनके अंदर बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे, कंटेन सेवरल माइक्रोस्कोपिक जो है वो क्या मौजूद होती हैं, सिंगल लेयर्ड। अच्छा, ये सिंगल लेयर होंगे, जैसे एक लेयर ही होगी, सिंगल लेयर्ड जो हैं वो क्या मौजूद होंगे, स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनको हम स्टूडेंट्स नाम देंगे, डैट आर नोन एज
एल्वियोलाई, इनको हम क्या नाम दे देंगे, एल्वियोलाई का नाम दे देंगे। अच्छा, अब एल्वियोलाई की अगर हम बात करते हैं तो एल्वियोलाई के गिर्द जो है, अगर हम लेट से ये एक एल्वियोलाई अगर हम बनाते हैं, ठीक है, ये एक एल्वियोलाई, तो इसके गिर्द क्या होगा, ला तादाद जो है इसके गिर्द क्या होंगी, ब्लड कैपलरीज जो है वो मौजूद होंगी। तो हर एल्वियोलाई जो है रिचली कंटेन्स, ये एल्वियोलाई के बारे में स्टूडेंट अब हम लिखेंगे, एल्वियोलाई कंटेन ब्लड कैपलरीज, इसके गिर्द क्या होंगी, बड़ी तादाद में ब्लड कैपलरीज जो हैं वो मौजूद होंगी, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्वियोलाई वो पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, गैसेस का एक्सीलेंट साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सीलेंट साइट फॉर गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसों का तबादला कहां पर होगा, वो होगा जी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। अच्छा, एल्वियोलाई के बारे में मजीद कुछ बातें और याद रखनी है आपने, तो पहली हमने पढ़ ली, इसके अंदर ब्लड कैप, इसके ऊपर जो है इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपलरीज होती हैं। तीसरा, ये गैशियस एक्सचेंज जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोलेजन होते हैं, कंटेन कोलेजन, प्लस इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं इलास्टिन प्रोटीन्स, इलास्टिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब ये जो कोलेजन है और ये जो इलास्टिन प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये इनको हेल्प करती हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ड्यूरिंग ब्रीदिंग क्या करती हैं, हेल्प टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग ब्रीदिंग हेल्प टू एक्सपैंड, क्योंकि इनमें लचक आ जाएगी इलास्टिन प्रोटीन की वजह से, तो ये बासानी क्या कर सकेंगी, एक्सपैंड कर सकेंगी और कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकेंगे, क्योंकि लंग्स जो है वो अल्टीमेटली किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स जो है वो किससे बने होते हैं, वो एल्वियोलाई से जो है वो बने होते हैं। यदि फर्स्ट पार्ट एयर पैसेजवे कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, डेट आर लंग्स। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिल्कुल लास्ट में चलकर हमारे पास फिर अल्टीमेटली क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं टू लंग्स। तो अब हम लंग्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसमें हमने वन बाय वन चीजें जो है वो याद करते चले जाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, तो लोकेशन क्या है, लोकेटेड होते हैं इन, लंग्स आर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, या जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी जो है वो कह सकते हैं। लंग्स आर रिलेटेड, आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और इनको कवर्ड कौन करता है जी, ठीक है, कवर्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मतलब कि इनको ऊपर से अगर देखा जाए तो इनको इर्द गिर्द से कौन कवर करता है, रिब्स जो है वो कवर करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब लेट से ये हमारे पास जो है वो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के अंदर लेट से दिस वन इज अ चेस्ट कैविटी। अब ये हमारे पास चेस्ट कैविटी जो है वो मौजूद है, ये चेस्ट कैविटी रीजन है। अब चेस्ट कैविटी रीजन के अंदर कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जैसे चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर एक थिक मस्कुलर शीट होती है। ये जो थिक मस्कुलर शीट होती है, जो मोटी सी ये जो मसल की शीट होती है, इस शीट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं, दिस शीट इज नोन एज डायाफ्राम, इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने कहा लंग्स के ऊपर जो है ये क्या मौजूद होती हैं, रिब्स जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये आ गई जी, ये रिब्स हो गई। अच्छा, अब इन रिब्स के दरमियान में, इन रिब्स के दरमियान में स्टूडेंट यहाँ पर इनको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इनके दरमियान होते हैं मसल्स की शीट होती है, यहाँ भी दरमियान में क्या होता है, मसल्स होते हैं। अब ये जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन है, चूंकि ये रिब्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनको हम नाम देते हैं, दीज आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन एज इंटरकोस्टल
मसल्स का नाम देते हैं, या सिंपल मसल्स भी आप कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे लंग्स की, तो लंग्स जो कि थोरेसिक कैविटी में, या आप कह लें कि चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और इनको क्या करती हैं, रिब्स जो है वो कवर करती हैं। इसके साथ साथ जो है, रिब्स के साथ साथ जो है वो आपको मसल्स भी जो है वो मिलते हैं, कवर्ड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स, प्लस साथ में इनको मसल्स भी जो है वो कवर्ड करते हैं, डेट आर एक्चुअली इंटरकोस्टल मसल्स। इसके साथ साथ जो है चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, फ्लोर मीन नीचे वाला हिस्सा, चेस्ट कैविटी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, यहां पर जी क्या मौजूद होता है, यहां पर मौजूद होती है मसल्स की एक शीट, कंटेन्स थिक, यहां पर क्या होती है, एक मोटी सी थिक मस्कुलर शीट मौजूद होती है। अच्छा, अब वो कौन से मसल्स होंगे, स्केलिटल मसल्स, ये भी याद रखिएगा, थिक स्केलिटल मसल्स की जो है वो शीट होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, डैट विल बी नोन एज डायाफ्राम। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी में हमें लंग्स भी मिलेंगे, चेस्ट कैविटी में उन लंग्स के गिर्द हमें रिब्स भी मिलेंगी, ठीक है, हमें डायाफ्राम भी मिलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है वो मिलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम मजीद आगे चलें, तो लंग्स की जो शेप होती है, दे आर कोनिकल इन शेप। ठीक है, लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, लंग्स आर कोनिकल इन शेप, कोनिकल शेप के होते हैं। और जो लेफ्ट लंग होता है, ठीक है, जो लेफ्ट वाला लंग होता है, जो बायां फेफड़ा होता है, इसके अंदर जो है वो 2 लोब्स मौजूद होती हैं। लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉल इन साइज होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 लोब्स जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि जो राइट लंग होता है वो लार्ज इन साइज होता है। अगर आप देखें तो ये डायग्राम जो मैंने बनाई, इसमें ये राइट लंग है बॉडी के हिसाब से, और ये लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग मैंने स्मॉल इन साइज बनाया है, क्योंकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग के अंदर जो है कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज भी याद रखनी है, कि ये जो लंग्स होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट होते हैं, बोथ लंग्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों लंग्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय अ मेम्ब्रेन। इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है, जो इन लंग्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। ये जो लेयर है, इस लेयर को स्टूडेंट हम कहते हैं, डैट इज कॉल्ड मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम। आप इसको मीडिया स्टाइनम भी पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस कर लें, मीडिया स्टाइनम। ये भी आपने याद रखना है कि लंग्स को कौन सी मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, मीडिया स्टाइनम जो है वो सेपरेट करती है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, लेट से स्टूडेंट, ये हम यहाँ पर दोबारा जो है, दोबारा से एक लंग बना रहे हैं, तो ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स के इर्द खास किस्म की जो है वो मेम्ब्रेन होती है। हर फेफड़ा जो है, ईच लंग इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये जो स्टूडेंट डबल मेम्ब्रेन होती है ना, इस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप लाइन खुद लिख लीजिएगा। लंग्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनको सेपरेट मेम्ब्रेन कौन सी कर रही है, lungs are separated by a membrane called mediastinum, lungs are covered by a membrane called pleural membrane। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके दरमियान स्पेस होती है। आप देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है वो स्पेस है, इन स्पेसिस के अंदर यहाँ पे फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर प्लूरल, ये आउटर होगी, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होगी, और ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होगी। इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसमें फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्टूडेंट, दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये फ्रिक्शन को जो है वो कम करता है। ठीक है, दिस फ्लूइड जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रिक्शन।
ये फ्रिक्शन को जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अच्छा, मजीद कुछ बातें अगर लंग्स के बारे में हम देखें, नेचर वाइज देखें, तो लंग्स जो हैं स्पोंजी नेचर के होते हैं। ठीक है, लंग्स हैव स्पोंजी नेचर, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और बासानी एयर को इन एंड आउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, डायाफ्राम के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो डायाफ्राम है ये क्या होता है, डोम शेप होता है। ठीक है, डायाफ्राम क्या होता है, ये डोम शेप होता है। फिर इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। सो ये आपने चंद बातें हैं जो लंग्स के मुतल्लिक जो है वो आपने याद रखनी है। जी, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट पढ़ लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के तमाम पार्ट्स और उनके फंक्शंस को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट, अब हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, डेट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि सांस लेने का जो तरीकाकार है, जो मैकेनिज्म है वो क्या है। पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग के बारे में जरा समझ लें कि ब्रीदिंग जो है वो क्या है। ब्रीदिंग जो है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, व्हाट इज ब्रीदिंग, आ मैकेनिकल प्रोसेस, a mechanical process by which, जिसके जरिए क्या होता है, by which air enters lungs, जिसके जरिए, इस ब्रीदिंग क्या है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एयर को लंग्स में एंटर किया जाता है। ठीक है, और गैसों के, अब लंग्स में जब एयर एंटर होगी वहां पर गैसों का तबादला होगा, और गैसों के तबादले के बाद फिर उसी एयर को क्या कर दिया जाएगा, एंड आफ्टर गैशियस एक्सचेंज पास आउट फ्रॉम लंग्स। मतलब ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एयर को जो है वो लंग्स में एंटर किया जाएगा ताकि गैसों का एक्सचेंज हो सके। उसके बाद एयर को लंग से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ब्रीदिंग प्रोसेस की मदद से एयर को बाहर से लंग्स में एंटर किया जाएगा और फिर इसी प्रोसेस के जरिए लंग्स से एयर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब ये, तो इसका मतलब है दो काम हो रहे हैं ब्रीदिंग के अंदर। पहला काम ये हो रहा है कि पहला काम ये है कि एयर को एंटर किया जा रहा है, एयर एंटर हो रही है इनटू लंग्स। ठीक है, फिर क्या होगा, जब एयर लंग्स में एंटर हो जाएगी तो गैसों का तबादला होगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि फिर एयर को क्या किया जाएगा, एयर मूव आउट फ्रॉम लंग्स, फिर उसको क्या किया जाएगा, लंग्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब ब्रीदिंग के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एयर को लंग्स में एंटर किया जा रहा है, याद रखिएगा, एयर को लंग्स में एंटर करना ये अमल फिर कहलाता है, इस अमल को हम नाम दे देते हैं इंस्पायरेशन, या इसको हम नाम दे देते हैं इनहेलेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन, या इस अमल को हम नाम दे देते हैं इनहेलेशन। तो ये हमारे पास पहला फेज बन गया ब्रीदिंग का। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट फेज में क्या किया जाता है, एयर को लंग्स में एंटर किया जाता है। फिर जब गैसों का तबादला हो जाता है तो फिर उसके बाद एयर को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल, लंग्स से सॉरी, बाहर निकाल दिया जाता है। इस अमल को हम कहते हैं एक्सपायरेशन, या फिर इसी प्रोसेस को हम एक और नाम भी दे देते हैं, डेट इज एक्सहेलेशन। यूं ब्रीदिंग की जो है वो टू फेजेस बन जाती हैं। एक हमारे पास बन जाती है इंस्पायरेशन और सेकंड हमारे पास बन जाती है एक्सपायरेशन। अब ब्रीदिंग के इस प्रोसेस में जो चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, जो चीजें इन्वॉल्व होंगी, जो की रोल प्ले करेंगी, उसमें नंबर वन पे होंगे जी रिब मसल्स, या जिनको हम स्टूडेंट इंटरकोस्टल मसल्स का नाम भी जो है वो देते हैं, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स का नाम भी देते हैं। नंबर टू पे जो चीज रोल प्ले करेगी वो होंगे डायाफ्राम। दोनों ही क्या है, मसल्स हैं। तो रिब मसल्स और डायाफ्राम मसल्स ये की रोल जो है वो प्ले करेंगे ब्रीदिंग के प्रोसेस में। तो इंस्पायरेशन में हमने देखा सबसे पहले क्या होगा, एयर एंटर होगी लंग्स में। अच्छा, अब इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट कैविटी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी उनको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये हमारे पास डायग्राम है इंस्पायरेशन की। ये हमारे पास डायग्राम है किसकी, इंस्पायरेशन की। और इंस्पायरेशन के अंदर आप देखें कि जो एयर है वो क्या हो रही है, वो बाहर से लंग्स के अंदर जो है ये एंटर हो रही है। ये हमारे पास स्टूडेंट ये क्या है, ये लंग्स हैं। लंग्स के अंदर एयर जो है वो एंटर हो रही है।
ठीक है, अब इसमें ये किस तरीके से होगा सारा प्रोसेस, इसको हमने समझना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट, वो क्या होता है, ये जो रिब मसल्स होती हैं, ठीक है, रिब मसल्स क्या करती हैं, रिब मसल्स जो हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, रिब मसल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से फिर क्या होता है, जो रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जो रिब केज होता है, ठीक है, रिब केज, पसलियों का जो पिंजरा होता है। अब देखें ना, ये जो मसल्स हैं ये किससे जुड़े हैं, रिब से जुड़े हुए हैं। तो जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो रिब केज होगा, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ। ये देखें, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये कब करेगा, जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिब केज जो है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, और फॉरवर्ड के साथ साथ जो है ना, ये अपवर्ड भी मूव करेगा, ऊपर की तरफ भी मूव करेगा, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड जो है वो मूव करेगा। अच्छा, उसी टाइम पर क्या होगा, एट द सेम टाइम जो डायाफ्राम होगा, ठीक है, जो डायाफ्राम होगा, ये भी तो मसल है, डायाफ्राम भी क्या करेगा, डायाफ्राम मसल जो है ये भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड, ये नीचे की, ये देखें आप, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप देखिए डायग्राम एरो से शो कर रहा है, डायाफ्राम क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब जरा आप देख, और ये लेस डोम शेप हो जाएगा, पहले डोम शेप होता है, अब ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी जो डोम शेप है उसमें कमी आएगी, लेस डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये चस्ट यहां से बाहर की तरफ निकल रही है और यहां से डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो चस्ट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चस्ट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आप कह ले थोरेसिक रीजन का जो वॉल्यूम है, थोरेसिक रीजन या चस्ट कैविटी रीजन जो है, थोरेसिक रीजन इंक्रीज। थोरेसिक रीजन में, चलिए मैं एरो से यहाँ पे शो कर देता हूँ, थोरेसिक रीजन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। उससे क्या होगा, लंग्स पर प्रेशर जो है वो कम पड़ हो जाएगा, लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर से जो एयर है, एज ए रिजल्ट, क्योंकि बाहर तो प्रेशर कम नहीं हो रहा, लंग्स में चूंकि प्रेशर कम हो गया है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एयर एंटर होगी, ठीक है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, कहाँ से, फ्रोम आउटसाइड। अब ये जो चीजें हमने स्टूडेंट पढ़ी है ना, इसी को आप क्या कर देंगे, ओपोजिट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सपायरेशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो यहीं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिब के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जी रिलैक्स, ठीक है। फिर हमने कहा था यहाँ पर रिब केज क्या होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा और अपवर्ड मूव करेगा। यहाँ पर रिब केज क्या होगा, ये जो रिब केज होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और अंदर की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड प्लस इनवर्ड। और उसी टाइम पर क्या होगा, जो डायाफ्राम होगा, उसी टाइम पर जो डायाफ्राम होगा वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने के नतीजे में क्या करेगा, मूव अपवर्ड। जैसे यहाँ पर आप देखें, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो थोरेसिक रीजन है वो क्या हो गया है, पहले की निस्बत थोरेसिक रीजन जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो थोरेसिक रीजन के डिक्रीज होने से क्या होगा, अल्टीमेटली लंग्स पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स पर जब प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि जब ऊपर से थोरेसिक रीजन कम होगा, एरिया कम होगा, तो इसी थोरेसिक रीजन के अंदर लंग्स मौजूद है, तो लंग्स पर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, एज ए रिजल्ट, अब चूंकि लंग्स में प्रेशर बढ़ चुका है तो इसके नतीजे में क्या होगा, एयर जो है वो लंग्स से चली जाएगी टू आउटसाइड, ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम हमारे पास किसकी है, ये डायग्राम हमारे पास है एक्सपायरेशन की। तो अगर इंस्पायरेशन याद हो जाएगा तो एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली जो है वो स्टूडेंट हमें याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी पॉइंट समझ लीजिएगा, ब्रीदिंग से ही मुतल्लिक हैं।
ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 15 to 20 टाइम्स जो है वो क्या कर रहा होता है पर मिनट, ब्रीद कर रहा होता है। मतलब हम 1 मिनट में 15 से 20 मरतबा जो है वो सांस ले रहे होते हैं। और याद रखिएगा ये कौन सी ब्रीदिंग है, नॉर्मल, मतलब एट रेस्ट। लेकिन जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ये बढ़ जाती है 30, ठीक है। 30 to 40 भी बाज बुक्स में लिखा होता है, 30 टाइम्स पर मिनट तक भी जो है वो चली जाती है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इन केस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। या किसी भी किस्म की अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लंग्स हैं वो क्या करेंगे, इसमें लंग्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे, और एक्सेलेशन में लंग्स जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का जो टॉपिक है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो गैसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होती है। तो उसमें हम ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। या गैस एक्सचेंज जो है वो बेसिकली कैसे होता है। लेकिन ना स्टूडेंट, उससे पहले हम क्या करते हैं, गैसेस की ट्रांसपोर्ट से पहले, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो एयर एंटर होती है उसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड एयर या इनहेल्ड एयर। तो उस एयर के अंदर जो है ना ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, तो उसमें ना ऑक्सीजन होती है 21%। कितने परसेंट होती है, 21% होती है। और जो एयर एंटर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो वो होती है 0.04%। नाइट्रोजन की बात करें तो स्टूडेंट नाइट्रोजन होती है 79%। ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सपायर्ड एयर की, मतलब वो एयर जो कि लंग्स से बाहर निकाली जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 16%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%। और नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसका मतलब जो मेन जो डिफरेंस आ रहा होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा होता है। ये भी आपने लाजमी जो है वो याद करना है। जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होती है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली होगी कहाँ से, ये स्टार्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगी लंग्स से। और ये ट्रांसपोर्ट होगी किसकी तरफ, ये होगी जी स्टूडेंट बॉडी के टिश्यूज की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी में याद रखिएगा ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा लंग्स से बॉडी की तरफ होती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ये होगी किस तरीके से, तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट जो है ना, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में दो तरह से होती है, ठीक है। एक तो होती है जी ट्रांसपोर्ट ब्लड प्लाज्मा के जरिए, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। और दूसरा होती है बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, किसके जरिए होगी, बाय हीमोग्लोबिन। तो ये दो तरीके हैं, टू वेज हैं जिनके जरिए ट्रांसपोर्ट होगी, एक होगी प्लाज्मा के जरिए और दूसरी होगी हीमोग्लोबिन के जरिए। याद कीजिएगा प्लाज्मा के जरिए जो ट्रांसपोर्ट होगी स्टूडेंट, प्लाज्मा के जरिए जो है वो सिर्फ 3% ऑक्सीजन ही जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि ज्यादातर अगर देखा जाए जो ट्रांसपोर्ट है, या कह ले कि ऑक्सीजन की जो मेनली जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है हीमोग्लोबिन के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम देखते चलें तो हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेस्पायरेटरी जो है वो पिगमेंट है, ठीक है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं, जो कि रेस्पायरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करते हैं। और ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये स्टूडेंट पाया जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर। हीमोग्लोबिन जो है ये किसके अंदर पाई जाती है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है ये पिगमेंट मौजूद होता है। और आप स्टूडेंट ये भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि ये जो हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर जो है वो हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं,
टू अल्फा चेन्स होती हैं, और इसके अंदर चूंकि इसमें फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है तो टू बीटा चेन्स होती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो टू अल्फा चेन्स और टू बीटा चेन्स पर जो है वो मुश्तमिल होती है। अल्फा चेन्स में जो है वो 141 ईच और बीटा चेन में 146 ईच अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो ये क्या बना देती है, ये बना देती है जी, ऑक्सीजन जो है जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो ये क्या बना देगी जी, ये बना देगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये रिएक्शन एक एंजाइम के जरिए होगा, डेट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम कहाँ पर होगा, ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही होगा। इस एंजाइम की मदद से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, बाइंड होगी। और आमतौर पर फोर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एट ए टाइम अटैच हो सकते हैं वन हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, जिससे क्या बनेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें हमने याद रखनी है कि जी हमारे पास जो है चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच होंगे एक हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, और चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, अगर मैं एटम्स पूछूं आपसे तो ये 4 2 8 8 एटम्स बनेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होंगे। अच्छा, अब कुछ और चीजें भी याद रखनी है। अगर हम ग्राम्स के अंदर बात करते हैं ना, ग्राम्स के अंदर, लेट से अगर हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ लगभग 1.34 ml, 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की, ठीक है, ये पॉइंट स्टूडेंट याद रखने हैं। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं लगभग 100 ml ऑफ ब्लड की, क्योंकि ब्लड के 100 ml में लगभग जो है वो 15 ग्राम के करीब हीमोग्लोबिन होती है। अब ये कितने ml ऑक्सीजन अटैच कर सकती है, मैक्सिमम तो वो है जी 20 ml ऑक्सीजन को ये अपने साथ क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। ठीक है, 20 ml जो है वो बाइंड कर सकती है। अच्छा, और ये चीज क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी 100% ऑक्सीजनेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि 100% जो है वो ऑक्सीजनेशन हो, मतलब तमाम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाए, तो 100% ऑक्सीजनेशन के लिए अगर हम चाहते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तमाम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए, तो उसके लिए कितना ब्लड रिक्वायर होगा, 100 ml ब्लड जो है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। 100 ml ब्लड रिक्वायर्ड होगा। और उस 100 ml ब्लड के अंदर क्या होगी, 20 ml उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगी। और ये कहाँ पे होगी, एट सी लेवल। ठीक है, ये भी याद रखना है, एट सी लेवल। और अगर हम बात करते हैं ऑन अर्थ की, अगर हम बात करते हैं ऑन लैंड, तो नॉर्मली जो है वो कितने परसेंट ऑक्सीजनेशन होती है, 98% ऑक्सीजनेशन होगी। 98% ऑक्सीजनेशन होगी किसकी, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, और इसमें ब्लड कितना होगा, 100 ml ही ब्लड होगा। और ऑक्सीजन कितनी जो है वो बाइंड होगी, वो होगी जी 19.6 ml। ठीक है, तो सी लेवल पर जो है वो 20 ml ऑक्सीजन होगी पर 100 ml, और जमीन पर जो है वो कितनी होगी, 19.6 ml होगी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि एयर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, लंग्स के अंदर, अच्छा हाँ, ये प्रेशर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है। इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एयर के अंदर अगर हम देखें तो एयर के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है वो होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर वो होता है 159। ठीक है, लंग्स में अगर हम आ जाएं, लंग्स के अंदर होता है जी 116। आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज में
होता है जी 75 से 80। ठीक है। और अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स के अंदर होता है जी 35 to 40, 35 to 40। और अगर हम बॉडी के टिश्यूज की बात करते हैं तो बॉडी टिश्यूज में ये कितना होता है, ये होता है जी 60। ठीक है, ये क्या कितना होता है, 60 होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने, ये क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना है कि यही वजह है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यही वजह है कि एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है और फिर इस तरह सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये आपने अलग से स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए जो है वो तैयार करना है पॉइंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होगी या ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो पहले नंबर पे जो फैक्टर है ना वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। आप ये समझ लें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये एक दूसरे के जो है वो एक तरह से दुश्मन है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और इसको आप ऐसे समझ लेंगे जी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन बाइंडिंग। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग किसके साथ, विद हीमोग्लोबिन, विद हीमोग्लोबिन। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड जो फैक्टर है वो है जी टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा, डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी बाइंडिंग जो है वो क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जब टेम्परेचर में इजाफा होगा, ठीक है, अब इसकी वजह क्या है कि जब टेम्परेचर में इजाफा होगा, अब टेम्परेचर में इजाफा कब होता है, जब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसके इसके डीनेचरेशन का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है वो काफी हद तक जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो फैक्टर है वो है जी पीएच, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है कि पीएच ज्यादा होगी तो हीमो ऑक्सीजन की बाइंडिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर पीएच कम होगी तो बाइंडिंग भी जो है वो कम हो जाएगी। सिंपल, आपने यही याद रखना है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट वो होगा जी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चार तरीकों से जो है वो इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन की तो हमने पढ़ा ना, टू वेज के अंदर होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो चार तरीकों से होती है। नंबर वन सेम वही, हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैच होकर, बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है वो बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में जो प्रोटीन, ब्लड के प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ अटैच होकर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तीसरे नंबर पर जो है बाय कार्पसल्स, ठीक है, या सेल्स बाय कार्पसल्स, जो कि कहाँ पर होते हैं, जो कि पोटाशियम बाय, या आपको चलें इसको सिंपली कर लें, बाय पोटाशियम। ठीक है, इस तरह कर लें थोड़ा आसान हो जाएगा, बाय पोटाशियम। और नेक्स्ट हमारे पास होगा बाय ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो है वो मिक्स होकर डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब अगर हम देखते हैं तो 20% ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के जरिए होगी, 20% ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के जरिए होगी, 5% जो है वो प्लाज्मा की प्रोटीन्स के जरिए होगी, और लगभग इतने ही परसेंट जो है वो पोटाशियम के जरिए होगी, और सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट होगी लगभग 70% के करीब जो ट्रांसपोर्ट होगी वो होगी ब्लड के प्लाज्मा के जरिए। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में सिंपली उसी तरह ही होगा
कि जी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगी, और एंजाइम सेम वही होगा, डेट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और यूं बन जाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यही प्रोसेस जो है वो फिर लंग्स में जाकर यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। टिश्यूज के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, जबकि लंग्स में यही प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो प्लाज्मा में होती है एज बाई कार्बोनेट आइन। ठीक है, एज बाई कार्बोनेट आइन की शक्ल में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, डेट इज HCO3-1। ठीक है, फिलहाल जो है वो आपने इसके मुतालिक इतना ही जो है वो याद करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के मुतालिक। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जी कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफरेंस है वो आर्टीरियल ब्लड के अंदर, आर्टीरियल जो ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है वो है 50 ml, 50 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये क्या है जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। इसको अगर हम बॉक्स बना लें यहाँ पर इस तरह से, तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें अगर 100 ml ब्लड होगा तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने परसेंट होगी, 50 ml जो है वो मौजूद होगी। और अगर यही हम बात करें वेनस ब्लड की, तो वेन में जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, डेट इज 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 4 ml जो है वो क्या होगी, वेन के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने लाजमी याद करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और अगर दीगर पॉइंट्स अगर आप करना चाहें तो उसमें हमारे पास जो है वो लंग की कैपेसिटी को देखते हैं। मैक्सिमम जो लंग कैपेसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम लंग कैपेसिटी जो हमारे लंग्स के अंदर होती है वो है जी 5 लीटर, 5 लीटर। और रेजिडियल वॉल्यूम जो है, अगर हम बात करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रेजिडियल वॉल्यूम तो वो कितना होगा जी, डेट इज 1.5 लीटर। और यूजेबल वॉल्यूम जो होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यूजेबल वॉल्यूम जो होगा डेट इज 3.5 लीटर, जो मिलकर 5 लीटर जो है वो बन जाता है। और इसी तरह रेजिडियल वॉल्यूम, अच्छा ये एक्सरसाइज के दौरान है, ठीक है, और रेजिडियल वॉल्यूम ड्यूरिंग स्लीप वो कितना होगा जी, डेट इज 4.5 लीटर। ये पॉइंट्स करना चाहें तो कर लें, वरना ये जो हमारा स्टूडेंट सिलेबस है फिलहाल ये उसका पार्ट नहीं है। आप इसको एक नज़र जो है वो देख सकते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एमसीक्यूज आता है तो आप यहाँ से भी जो है वो कवर कर। जी, तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, जो कि इस बार नए सिलेबस में जो है वो ऐड किया गया है, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्मोकिंग के अगर हम वन बाय वन पार्ट्स की बात करें कि स्मोकिंग किस तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को अफेक्ट करती, सबसे पहले अगर हम नेजल कैविटी की बात करें तो ये क्या करेगी, इट इरिटेट्स नेजल कैविटी, इरिटेशन का बायस बनेगी। अच्छा, अब स्मोकिंग करने से क्या होगा, स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल्स होंगे, क्योंकि स्मोकिंग सिगरेट के अंदर जैसे टोबैको स्मोक है, तो टोबैको स्मोक जो है इसके स्मोक के अंदर जो है वो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इरिटेशन काज करते हैं। उससे क्या होगा, नेजल कैविटी में इरिटेशन होगी। इस इरिटेशन का नतीजा ये निकलेगा कि नेजल कैविटी के अंदर मोर म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से नेजल कैविटी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके साथ साथ लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो सकती है और नेजल कंजेशन भी हो सकती है, क्योंकि म्यूकस की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से क्या होगा, नेजल कैविटी के अंदर ब्लॉकेज हो जाएगी जो नेजल कंजेशन का बायस भी बन सकती है। सेकंड जो है, इससे थ्रोट इन्फेक्शन या फेरंक्स इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, इन्फेक्शन काज हो सकता है, स्वेलिंग जो है वो हो सकती है।
ट्रैकिया से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ट्रैकिया के अंदर भी चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से मोर म्यूकस प्रोडक्शन होगी। म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, ट्रैकिया के अंदर म्यूकस के भर जाने की वजह से ट्रैकिया की नाली अंदर से क्या हो जाएगी, तंग हो जाएगी, जो अल्टीमेटली किस चीज का बायस बनेगी, डैट काज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा बाकी जो है वो आपने ऑलरेडी ज्यादातर मैट्रिक में ही चीजें पढ़ी हुई हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं आगे, अक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। इसके साथ साथ जो है इट मे काज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अलावा सिगरेट के अंदर चूंकि कार्सिनोजिन्स भी होते हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स भी होते हैं, तो इससे लंग कैंसर के चांसेस भी हो जाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, एस्थमा है, एम्फिजिमा है, नमूनिया है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, सो ये आपने चंद चीजें जो है वो याद रखनी है, स्मोकिंग से रिलेटेड जनरल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करती हैं। अब हम स्टूडेंट जो है ना, इससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में MCQs आ चुके हैं, अब हम उनको जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, MCQs की तरफ आ जाते हैं। जो पास्ट पेपर में MD कैट MCQs आ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतालिक, सबसे पहले है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हाइड्रा के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई स्पेशल जो है वो ऑर्गन नहीं होता फॉर गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इन मैन। तो हमने पढ़ा था फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारे लंग्स का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है, एयर सैक्स है। नेक्स्ट है, द ओपनिंग इन ओरल कैविटी through which air enters the windpipe is called, that is known as pharynx। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, द डबल लेयर ऑफ थिन मेम्ब्रेन विच लाइन एंड कवर लंग्स। तो लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज प्लूरा। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स नोन एज ब्रोंक्यूल्स विच दे अटेन द डायमीटर। कितना इनका डायमीटर होता है, 1 मिलीमीटर। जैसे इनका डायमीटर, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं इनका डायमीटर हमने पढ़ा था, डेट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। जैसे ही 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर होता है तो हम ब्रोंकाई को क्या नाम देना शुरू कर देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का। नेक्स्ट है जी, लेबल द पार्ट वाई इन दी फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम में जो हमारे पास वाई पार्ट है वो असल में क्या है, डेट इज डायाफ्राम, अ थिक मस्कुलर शीट। नेक्स्ट है, साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो हमने पढ़ा था एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर गैसों का तबादला होता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर फ्रॉम फेरेंक्स एंटर्स इनटू। तो फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो क्या है, डेट इज ट्रैकिया। एक्सपायरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट बाय। तो एक्सपायरेशन जो है वो किस तरीके से होती है, डेट इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, यानी इन्हें हम रिब मसल्स भी कहते हैं, वो भी रिलैक्स होते हैं, और डायाफ्राम भी क्या होता है, रिलैक्स होता है। ये हमने एक्सपायरेशन के टॉपिक में पढ़ा था। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय। तो वो किसके जरिए होती है, तो याद रखिएगा, जो गैसों का तबादला होता है वो सिंपली डिफ्यूजन के जरिए ही होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ब्रीदिंग की कितनी फेजेस होती हैं, तो हमने 2 फेजेस पढ़ी थी, एक इंस्पायरेशन पढ़ी थी और एक हमने जो है वो एक्सपायरेशन पढ़ी थी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी इंक्रीज। तो इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा था चेस्ट कैविटी का जो एरिया है, थोरैसिक रीजन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स एंड डायाफ्राम। ऊपर है रिलैक्सेशन, एक्सपायरेशन में ये रिलैक्स करते हैं जबकि इंस्पायरेशन में दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो अल्टीमेटली जो है वो इसके नतीजे में क्या होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय ब्लड इन फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट आइन। तो हमने पढ़ा था ज्यादातर प्लाज्मा में बाई कार्बोनेट की फॉर्म में 70% जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके जरिए होती है, बाई कार्बोनेट की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो वो हमने पढ़ा था, डेट इज पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए आपको लिखवाया भी उसी फॉर्म में ही गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू सेल्स इज बाय मींस ऑफ। तो वो कौन से सेल्स के जरिए होती है, वो होती है रेड ब्लड सेल्स के जरिए, क्योंकि इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और हमने पढ़ा था 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के जरिए होती है। नेक्स्ट अबाउट 70 to 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड की, वो किसके जरिए जो है वो कैरिड आउट, वो किसके जरिए कैरिड आउट होती है, वो होती है जी अमाइनो एज
वो किसके जरिए होती है जी, एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, 70% हमने मेंशन किया था लेक्चर में। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप होता है उसके साथ ये बाइंड करती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम इस तरह लिखते हैं, इन टिश्यूज फेवर्स दी। तो जब लो पार्शियल प्रेशर होगा तो ये किस चीज का बायस बनेगा, ये डिसोसिएशन का बायस बनेगा। यही वजह है कि टिश्यूज में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग होकर ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाती है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज मच हायर अफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो किसके अंदर सबसे ज्यादा अफिनिटी होती है, वो होती है मायोग्लोबिन। याद रखिए, हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन से बाइंड हो सकती है, मायोग्लोबिन भी हो सकती है, लेकिन मायोग्लोबिन में जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। मायो मीन मसल, ये मसल्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो इसमें यह है कि मायोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट कई यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट में भी जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन फुली इन्फ्लेटेड। तो टोटल कैपेसिटी जो है वो हमने पढ़ी थी, वो कितनी होती है, डेट इज 5000 ml। ठीक है, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं 5 लीटर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द लंग्स ऑफ ह्यूमन। तो वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है जी, 1.5 लीटर का होता है। नेक्स्ट है टोटल इनसाइड कैपेसिटी लंग्स की, वो हमने पढ़ी थी 5 लीटर होती है। एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है, तो वो हमने पढ़ी थी 4% होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो है जी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की वजह से एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, वो ग्रो करता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस होती है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ थिन वॉल एल्वियोलाई। तो कौन सी बीमारी है जिसमें एल्वियोलाई के अंदर दीवारें टूट जाती हैं, तो ये हमने एम्फिजिमा याद रखना है। ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलर वॉल लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिजीज इन स्मोकर्स। तो डेट इज एम्फिजिमा। ठीक है, एम्फिजिमा में ही एल्वियोलाई की दीवारें जो हैं वो टूटती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसी को आपने सुनना है और इसके साथ साथ अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी।